गर्म हो रहा है? ये सवाल बहुत मेरे दिमाग में था। तो इसी सवाल का आंसर देने के लिए बेटा आज हम पढ़ेंगे ये चैप्टर। चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। बेटा थर्मोडायनेमिक्स में ये जो वर्ड है ना थर्मो, इस थर्मो वर्ड का मतलब होता है हीट। कभी भी ये वर्ड देखो थर्मो, तो थर्म से आपको समझ जाना है हीट। जैसे थर्मोमीटर क्या नापता है? किसी चीज की गर्मी नापता है ना, कोई चीज कितनी गर्म है, कोई चीज कितनी ठंडी है। तो थर्म वर्ड जहां पर भी आ जाए मतलब वो हीट की बात कर रहा होगा। और डायनामिक्स, डायनामिक मतलब होता है मूवमेंट। कोई भी चीज जो मूव कर रही होती है, जो एक जगह एक जैसी नहीं रहती, उसे हम बोलते हैं डायनामिक्स। तो मतलब हम थर्मोडायनामिक्स में क्या पढ़ते हैं? हम थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम अ हायर टू अ लोअर रीजन। मतलब कि कभी भी हाई एनर्जी से या गर्म हॉट रीजन से कोल्ड रीजन में कभी भी हीट एनर्जी ट्रैवल करती है, उससे रिलेटेड जितनी भी बातें होती हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज थर्मोडायनामिक्स। एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जिस तरीके से हीट फ्लो करता है और उस हीट फ्लो के टाइम पर क्या क्या चीजें होती हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स। पर बच्चे क्या आपके चैप्टर का नाम थर्मोडायनामिक्स है? आपके चैप्टर का नाम है यस मैम। केमिकल थर्मोडायनामिक्स। आपके चैप्टर का नाम है केमिकल थर्मोडायनामिक्स। केमिकल थर्मोडायनामिक्स मतलब बच्चे हम सिर्फ नॉर्मल एक चाय का कप रखा हुआ है या कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट इन केमिकल रिएक्शन, कि किस तरीके से केमिकल रिएक्शन के टाइम पर हीट ट्रेवल करती है, किस तरीके से एक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है, किस तरीके से एक रिएक्शन के अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है। तो जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है केमिकल थर्मोडायनामिक्स। आया समझ में? यहां तक किसी को कोई भी यस डाउट है? मैम। नो मैम। केमिकल थर्मोडायनामिक्स। केमिकल थर्मोडायनामिक्स में बेटा हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, कि जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तब किस तरीके से एनर्जी चेंज होती है। बेटा ये बात तो माननी पड़ेगी ना कि अगर कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें कुछ ना कुछ तो एनर्जी चेंज हो रही होगी। कुछ एनर्जी हम लोग दे रहे होंगे पुराने बॉन्ड तोड़ने के लिए, कुछ एनर्जी रिलीज हो रही होगी जब नए बॉन्ड बन रहे होंगे। और क्या इसके बारे में पढ़ना जरूरी है? क्यों जरूरी है? क्यों जानना है हमें कि किसी केमिकल रिएक्शन में क्या एनर्जी के चेंजेस हो रहे हैं? ये बात हमें क्यों जाननी है? सोचो। वो उसके चेंजेस क्या रीजन क्या है इसलिए? वेरी गुड। उस चेंजेस के रिजल्ट, बेटा हम लोग कभी कभी कोई केमिस्ट्री का रिएक्शन करते हैं तो आपने देखा है हम कभी कभी एरो पे लिखते हैं कि ये रिएक्शन इतने डिग्री टेम्परेचर पर होगा, इतने यस प्रेशर मैम। पे होगा। इसका मतलब यस जब कभी मैम। कभी हमें लैब में दवाइयां बनानी हो, कुछ सामान बनाना हो, कोई जूस बनाना हो, तो जब तक हमें पता नहीं होगा कि ये रिएक्शन कितनी एनर्जी पर होगा, इस रिएक्शन को कराने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तब तक क्या वो रिएक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। नहीं मैम। तो इसीलिए एक रिएक्शन होगा नहीं होगा, कितने टेम्परेचर पर होगा, किन कंडीशंस पे होगा, ये सारी समझने में चीजें हमें हेल्प करती हैं बेटा थर्मोडायनामिक्स। जब हम कोई बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज देखते हैं, कुछ चीजें देखते हैं, जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ। आप में से कभी कोई किसी रेस्टोरेंट गया है, जैसे डोमिनोज होता है या मैकडोनल्ड होता है, जो भी बर्गर चेन्स होती है या पिज्जा चेन्स होती है, या कभी भी कोई एक ऐसा रेस्टोरेंट की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, कभी ऐसे किसी रेस्टोरेंट के बारे में सुना है आप लोगों ने? यस मैम, सुना है। सुना है। अच्छा, आपको पता है क्या होता है उन किसी भी रेस्टोरेंट में अगर हम खाना खाएं ना, या जैसे मान लो हल्दीराम की भुजिया है, ये पता है हल्दीराम की भुजिया है? यस मैम। यस पता मैम। है। अच्छा, पता है हल्दीराम की भुजिया का ऐसा नहीं है कि सारी भुजिया एक ही जगह बनती है। हल्दीराम ने मान लो अपनी 4-5 जगह फैक्ट्री लगाई, लेकिन किसी भी फैक्ट्री में भुजिया बन रही हो हर जगह सेम ही टेस्ट आ रहा है। कहीं पर भी ऐसा नहीं हो रहा कि कहीं पर भुजिया
ज्यादा तेज तेल में है, कहीं पर कम तेज तेल में है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस रिएक्शन का एक टेम्परेचर फिक्स कर रखा है कि हमें इतने टेम्परेचर पर ये बिस्किट्स बनाने हैं, इतने टेम्परेचर पर ये भुजिया बनानी है। तो ये सारी चीजें बेटा हमें थर्मोडायनामिक्स हेल्प करती है समझने में। और ऐसा नहीं होता कि हर एक रिएक्शन में हम ही एनर्जी देते हैं, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। जैसे गाड़ी चलाने के लिए, अब गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल यूज करें, डीजल यूज करें या सीएनजी यूज करें, इसके अंदर एक बात ये भी तो होती है कि हमें ज्यादा एनर्जी किससे मिलती है ना? बेटा अगर गर्मी लेनी हो तो गर्मी तो पेपर जलाकर भी मिल जाएगी, पर क्या उस गर्मी से खाना बन सकता है? नहीं मैम। नहीं। क्यों? क्योंकि उस रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी में भी इतनी ना हो। तो इन सभी चीजों को समझने के लिए हमें ये चैप्टर पढ़ना पड़ता है, केमिकल थर्मोडायनामिक्स। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और किसका चैप्टर है? फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। अभी तक हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री की ही बात कर रहे हैं और ये चैप्टर भी फिजिकल केमिस्ट्री का ही है। समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. बेटा इस चैप्टर को समझने के लिए हमें कुछ टर्म समझने पड़ते हैं, कुछ वर्ड समझने पड़ते हैं, जिन वर्ड्स को हम बार बार यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम ये वर्ड समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि चाय ठंडी क्यों हो रही थी या कोल्ड ड्रिंक गर्म क्यों हो रही। बेटा मानो कि जो रूम टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है और जो चाय है अभी उसका टेम्परेचर कितना है? 60 डिग्री सेल्सियस। ज्यादा टेम्परेचर किसका है, चाय का या रूम का? चाय का। चाय का। तो बेटा धीरे 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 चाय से जो हीट है वो कहाँ जाएगी? रूम की तरफ जाएगी। क्यों? क्योंकि चाय के पास एनर्जी ज्यादा है, तो वो एनर्जी अपनी किसको देगा? रूम को देगा। और जैसे जैसे वो अपनी एनर्जी रूम को देगा उसका टेम्परेचर क्या होता चला जाएगा? धीरे 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 उसका टेम्परेचर कम होता चला जाएगा, गिरता चला जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक है और कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर मानो 10 डिग्री सेल्सियस है, तो कोल्ड ड्रिंक और रूम में ज्यादा एनर्जी किसके पास है? रूम टेम्परेचर के पास। रूम में रूम मैम के पास है। तो इसीलिए रूम अपनी एनर्जी किसको देता जाएगा? कोल्ड ड्रिंक को देता कोल्ड ड्रिंक जाएगा। को। कब तक देता जाएगा? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। अगर बेटा चाय रूम टेम्परेचर पे रखी हुई है तो वो कभी भी कोल्ड ड्रिंक जितनी ठंडी नहीं होगी, वो हमेशा किस पर आ जाएगी? रूम टेम्परेचर पर आ जाएगी। और कोल्ड ड्रिंक भी कभी भी चाय जितनी गर्म नहीं होगी, हमेशा किस पे आ जाएगी? रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी। मतलब अगर मैं इन दोनों चीजों को रूम टेम्परेचर पे छोड़ दूं तो थोड़ी देर बाद इन दोनों का रूम टेम्परेचर, ये दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, रूम टेम्परेचर जितना। मानते हो इस बात को? यस मैम यस मैम तो बेटा इन्हीं चीजों को आप अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ समझते हैं, कुछ टर्म समझते हैं। एक से देख कि बेटा जो चाय का कप है ना, इसको हम बोलेंगे सिस्टम। एक हमें नया वर्ड समझना है, सिस्टम। सब लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे। सबसे पहला वर्ड क्या है? सिस्टम। सिस्टम क्या होता है बेटा? पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन। मतलब पूरे यूनिवर्स की वो चीज जिसके ऊपर हमारा ध्यान है। मतलब अगर मैं एक चाय के कप की बात कर रही हूँ तो चाय का कप सिस्टम है। अगर मैं कोल्ड ड्रिंक की बात कर रही हूँ तो वो कोल्ड ड्रिंक सिस्टम है। अगर मैं एक बीकर में रखे हुए सॉल्यूशन की बात कर रही हूँ तो वो सिस्टम है। मतलब हम जिस भी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, जिस भी चीज को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो हमारा क्या होता है? सिस्टम। समझ में आया? यस मैम सब लोग डिफाइन लिख Yes, लेंगे। ma'am. पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन इज सिस्टम। सिस्टम के बाद होता है बेटा सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या है? पूरा यूनिवर्स एक्सेप्ट दैट सिस्टम इज सराउंडिंग। उस सिस्टम को छोड़ के बाकी पूरा यूनिवर्स हमारे लिए क्या है? सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या होता है? आसपास की चीजें। तो अगर उस सिस्टम को हटा दिया जाए तो उस सिस्टम के अलावा पूरा का पूरा यूनिवर्स हमारे लिए क्या हो गया? सराउंडिंग हो गया। पर बच्चे एक बात बताओ, ये तो एक डेफिनेशन हो गई, डेफिनेटली हम सराउंडिंग को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, पर एक मेरे को प्रैक्टिकल बात बताओ। अगर मानो कि इसके अंदर यहाँ पर एक चाय का कप है, ठीक है, और इस चाय के कप में एकदम बहुत गर्म चाय है, ठीक है। आज मैं तुम सबका चाय पीने का मन करवा दूंगी, इतनी चाय की बातें करें। और मानो ये बहुत तेज गर्म चाय है। अगर बेटा आप यहाँ पर अपना हाथ रखो
तो क्या आपको उसकी चाय की हीट फील होगी? यस मैम होगी। नॉर्मल होगी मैम। बेटा यहाँ पर अपना हाथ रखोगे तो चाय की गर्माई फील होगी, चाय के ऊपर अपना हाथ रखोगे तो, यस मैम। यस मैम है ना, होगी। बहुत गर्म चाय है यहाँ पर, ठीक है। पर बेटा क्या आपको इतना दूर गर्माई फील होगी? नहीं मैम। अच्छा, इतना दूर यहाँ पर, नो नहीं मैम। मैम। अगले नहीं कमरे मैम। में, नेक्स्ट रूम में? नो मैम। नहीं मैम। अच्छा, और अगर मैं अपने घर पे, अभी मैं दिल्ली में हूँ, और अगर मैं दिल्ली में गर्म चाय रखूं तो क्या उसका इफेक्ट मुंबई तक आएगा, महाराष्ट्र तक आएगा? नहीं। नहीं मैम। बिल्कुल नहीं आएगा। इसका मतलब बेटा कहने को तो सराउंडिंग पूरा यूनिवर्स होता है, बट प्रैक्टिकली अगर मेरे को सराउंडिंग को डिफाइन करना हो तो हम बोलेंगे इमीडिएट। इमीडिएट मतलब बिल्कुल जो करीबी, इमीडिएट नेबरहुड, immediate neighborhood of system which is in contact with it. बेसिकली यूनिवर्स का वो पार्ट जो एक्चुअली में सिस्टम के साथ इंटरैक्ट कर रहा है ना। हम और कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं? पार्ट ऑफ यूनिवर्स इंटरैक्टिंग विद सिस्टम, जो सिस्टम से इंटरैक्ट कर रहा है, सिस्टम की वजह से इफेक्ट डाल रहा है, ये सिस्टम के साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है बच्चे? यस यस मैम। मैम मैम। वो इमीडिएट के बाद का पढ़ेंगे? क्या बेटा? वो नीचे लिखा है ना, आप डिफाइन वो पढ़ना है एक बार। हाँ, तो बेटा आप तीनों में से कोई भी डिफाइन लिख सकते हो। पहली डिफाइन ये, दूसरी डिफाइन ये, तीसरी डिफाइन ये। हम तीनों में से कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं। एक्चुअल डिफाइन तो ये है, पर अगर हम समझे, प्रैक्टिकली समझे, कहने को तो डिफाइन ये पूरा यूनिवर्स ही सराउंडिंग है, बट प्रैक्टिकली तो सराउंडिंग क्या हो गया? वो पार्ट जो एक्चुअली सिस्टम से इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। यस मैम। अच्छा, अब सिस्टम और सराउंडिंग को बेटा सेपरेट कौन करता है? ये बाउंड्री, ये बाउंड्री दिख रही है आपको? यस मैम। यस एक्चुअली मैम। में तो ये बाउंड्री है ना जिसने सिस्टम और सराउंडिंग को एक दूसरे से क्या करा? अलग करा, एक दूसरे को सेपरेट करा। तो बेटा बाउंड्री को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बाउंड्री को हम डिफाइन कर सकते हैं, वॉल दैट सेपरेट्स द सिस्टम विद सराउंडिंग। कह सकते हैं ऐसा? यस मैम। यस मैम। बाउंड्री हमारी कैसी है? बाउंड्री हमारी वो वॉल है जो इस सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट कर रही है, ठीक है। अब होता क्या है बच्चे हमारे पास, एक सेकंड, सॉरी। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज होती है। बाउंड्रीज जो होती है ना वो बहुत सारी टाइप की होती है, तो लिखेंगे टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज, ठीक है। बेटा सबसे पहली बात कि जो हमारी बाउंड्री है वो या तो फिक्स्ड हो सकती है या फिर वो फ्लेक्सिबल हो सकती है। फिक्स्ड या फ्लेक्सिबल से क्या मतलब है? बच्चे मानो कि मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है। ये बॉक्स लोहे का बना हुआ है। अब इस बॉक्स के अंदर अगर मैं टॉफीज डालूं या एक लिक्विड डालूं तो जितने इस बॉक्स की कैपेसिटी है मैं इतना ही डाल पाऊंगी। क्यों? क्योंकि इस बॉक्स की जो बाउंड्री है, ये कैसी बाउंड्री है? ये एक फिक्स्ड बाउंड्री है, ठीक है। बट वहीं पर अगर मैं एक बलून ले लूं, गुब्बारा ले लूं, आपने देखा है जब भी हम कभी गुब्बारे में टॉफीज डालते हैं या गुब्बारे में पानी डालते हैं तो गुब्बारे की बाउंड्री क्या करती है? मूव करने लग जाती है, बड़ी या छोटी हो सकती है। यस। यस मैम। तो बेटा बलून जो है, तो बलून के केस में जो बाउंड्री है वो कैसी हो गई? फ्लेक्सिबल हो गई। कैसी हो गई? फ्लेक्सिबल हो गई या मूविंग हो गई, जो क्या कर सकती है? मूव कर सकती है। एक और एग्जांपल लेते हैं जिस वर्ड का हम यहाँ पे बहुत यूज करेंगे, पिस्टन।
आपने फिजिक्स में सुना है ये वर्ड पिस्टन? Yes, यस ma'am. यस, तो सबको पता है पिस्टन क्या होता है? होली की पिचकारी, होली पर पिचकारी से खेलते हैं ना बेटा? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो ये समझो एक तरीके की ये होली की पिचकारी है, जिसके अंदर एक इस तरीके का पार्टिकल है, एक इस तरीके का पिस्टन है, और ये इसका पिस्टन का मूवमेंट है। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे ज्यादा गैस भर दूं, या अगर मैं गैस का प्रेशर ज्यादा करा दूं, तो ये पिस्टन ऊपर मूव करने लग जाएगा या नीचे मूव कर लेगा? मैं चाहूं तो इसकी बाउंड्री को क्या कर सकती हूँ, मूव कर सकती हूँ। तो पिस्टन की भी जो बाउंड्री होती है वो कैसी होती है, मूवेबल बाउंड्री होती है। ठीक है, क्लियर हुआ? यस मैम। Yes, ma'am. दूसरा बेटा, जो बाउंड्री है वो या तो फिजिकल बाउंड्री हो सकती है, या फिर वो एक इमेजिनरी बाउंड्री हो सकती है। अब इमेजिनरी बाउंड्री कैसे हुई बेटा? अगेन वापस एक चाय के कप के पास चलते हैं। अगर बेटा ये चाय का कप है, जिसमें यहाँ पे तक चाय भरी हुई है, बेटा कप का ये वाला पार्ट, ये पार्ट जिसको मैं डार्क कर रही हूँ, यहाँ पर तो एक्चुअल फिजिकल बाउंड्री है जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रही है। ये तो पूरी की पूरी फिजिकल एक्चुअल, जिस बाउंड्री को हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, जो हमें दिख रही है, वो वाली बाउंड्री है। बट अगर आप कप के ऊपर की तरफ देखो, तो जो कप के ऊपर बाउंड्री है, क्या वो एक्चुअल में दिखने वाली बाउंड्री है? वो तो हमने इमेजिन करा है ना कि वो एयर है, वो हमें दिख नहीं रही, हम उसे छू नहीं सकते, बट वो हमने इमेजिन करा हुआ है कि यहाँ पर एक बाउंड्री है, कि इस पार्ट तक सिस्टम है और इसके ऊपर सराउंडिंग है। तो यहाँ जो बाउंड्री है वो कैसी बाउंड्री है? इट इज एन इमेजिनरी बाउंड्री। आई बात समझ में बेटा? यस मैम। Yes, पक्का? ma'am. क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट बेटा जो थर्ड कैटेगरी है वो ये है कि जो हमारी बाउंड्री है वो या तो कंडक्टिंग हो सकती है, या फिर वो एडिएबैटिक हो सकती है। अब कंडक्टिंग या एडिएबैटिक का मतलब क्या होता है बच्चे? अगेन कोई मेरे को जज नहीं करेगा कि मैम सारा दिन चाय की बातें क्यों कर रही है। आज हम चाय की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है चाय पे चर्चा। तो बच्चा मानो मैंने ये चाय ली, और इसमें चाय है, ठीक है, और इस चाय के ऊपर मैंने अभी एक प्लेट ढक दी, ठीक है, एक प्लेट या एक कटोरी ली और वो मैंने इसके ऊपर कवर कर दिया एक प्लेट से। बेटा प्लेट से इसको कवर करने के बाद क्या ये चाय ठंडी होगी या नहीं होगी थोड़े टाइम बाद? नहीं, ma'am. नहीं होती। अगर आप अपने घर में गर्म पानी लो और अगर आप गर्म पानी पर प्लेट रख दो, तो क्या वो पानी गर्म ही रहता है? नहीं मैम, थोड़ी देर बाद नहीं, वो ma'am. ठंडा होता है थोड़ी देर बाद समझो. थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाता है, हो जाता है ना बच्चे? होता है मैम Yes, ma'am. थोड़ी देर बाद। इसका मतलब बेटा जो इसकी वॉल्स है, जो इसकी बाउंड्री है, क्या उसकी बाउंड्री ने हीट को इससे बाहर आने दिया? जी मैम। नहीं. तो बेटा Yes, ma'am. ऐसी वॉल्स को बोलते हैं कंडक्टिंग वॉल्स। क्या बोलते हैं ऐसी वॉल्स को? कंडक्टिंग वॉल्स। कंडक्टिंग वॉल्स कौन सी होती है? विच अलाउ द हीट टू पास, विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम। चाहे बाहर जाना हो, चाहे हीट को अंदर आना हो, वो आने देंगी, ठीक है। अगर मैं इस कप को उठाकर एक गैस पे रख दूं, तो क्या अंदर की चाय गर्म हो जाएगी? हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये वाली जो बाउंड्री है ये हीट को अंदर भी जाने देंगी। तो कंडक्टिंग वॉल्स कैसी होती है बेटा? जो हीट को अंदर आसपास जाने देती है। लेकिन अगर सपोज करो मैं एक थर्मस फ्लास्क ले लूं, थर्मस फ्लास्क सुना है ना सबने? यस मैम सुना है। यस मैम। अगर अब बेटा मैं एक थर्मस ले लूं, ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है, ठीक है, तो मैंने अगर एक थर्मस ले लिया, ये एक थर्मस फ्लास्क लिख देती हूँ वरना थोड़ा टाइम बाद तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा मैम ने क्या ड्रॉ करा है। तो अगर मैं एक थर्मस फ्लास्क ले लूं और अब अगर मैं इस थर्मस फ्लास्क में चाय रखूं, तो क्या ये चाय ठंडी होगी या नहीं होगी?
नहीं होगी बहुत मैम। अच्छी कंपनी का थर्मस फ्लास्क है, नहीं ठीक है, होगी। बहुत बहुत अच्छी कंपनी का। होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। नहीं होगी। नहीं। नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बेटा ये वाली जो वॉल्स है, ये वॉल्स हीट को पास नहीं होने देती। ये वॉल से हीट बाहर जाने की कोशिश करती है तो वापस अंदर ही रह जाती है। ये हीट को बाहर जाने ही नहीं देते, ये हीट को अंदर ही रहने देते हैं। इस तरह की वॉल्स को बोलते हैं एडिएबैटिक। क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक। एडिएबैटिक। Diabetic. डू नॉट अलाउ ट्रांसफर ऑफ हीट, which do not allow transfer of heat। आया बेटा समझ में? यस मैम। सभी को समझ में आ गया ये? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, गुड। तो बेटा इस तरीके से हमारे पास अलग अलग टाइप्स की बाउंड्रीज हो सकती है। या आप लोगों की बुक में इस तरीके से टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज नहीं दे रखी हैं, तो आप इसे यहीं से लिखना, ठीक है? यहां से इसके अच्छे से नोट्स बना लेना। अब होता क्या है बेटा, इन टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज की वजह से हमारे पास अलग अलग टाइप ऑफ सिस्टम्स होते हैं। अब देखो सबसे पहले वाला एग्जांपल, इसमें चाय दिख रही है, क्या ये चाय कवर्ड है कि नॉर्मल है? Normal है मैम। नॉर्मल अच्छा, है। बेटा अगर ये चाय इसी तरीके से रखी हुई है तो इसके ऊपर जो बाउंड्री है वो कैसी बाउंड्री है? इमेजिनरी बाउंड्री है या फिजिकल बाउंड्री है? इमेजिनरी मैम। इमेजिनरी बाउंड्री है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बेटा अगर ये इमेजिनरी बाउंड्री है तो क्या इसमें से मास का ट्रांसफर हो रहा है? क्या कुछ अमाउंट ऑफ चाय कम हो रहा है इसमें से वेपर्स बन के? Yes, ma'am. हो रहा है। यस मैम। हो रहा है। अच्छा, और एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है मैम। मैम। हो रहा है। तो बेटा अगर आप यहाँ देखो तो इसके पास एक इमेजिनरी बाउंड्री है, और इमेजिनरी बाउंड्री से हीट भी बाहर जा रही है और मास भी बाहर जा रहा है। मतलब चेंज ऑफ मास जीरो तो नहीं है बेटा। डेल्टा मेरे को याद है, डेल्टा मैंने बताया था चेंज होता है सॉल्यूशंस वाले चैप्टर में। यस मैम। इस ट्राइंगल का Yes, मतलब है ma'am. डेल्टा। डेल्टा मतलब चेंज, चेंज इन मास। मतलब बेटा चेंज इन मास जीरो तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो मास के अंदर चेंज होगा और कुछ ना कुछ हीट में भी चेंज होगा। ऐसे सिस्टम को बोलते हैं ओपन सिस्टम। क्या बोलते हैं ऐसे सिस्टम को? ओपन ओपन सिस्टम। सिस्टम। तो सभी लोग लिखेंगे बेटा ओपन सिस्टम्स, लिखेंगे ओपन सिस्टम्स हैव इमेजिनरी बाउंड्री एंड दे अलाउ बोथ द हीट एंड मास टू चेंज। उसमें डेल्टा एम भी नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है और डेल्टा हीट भी नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है, ठीक है? डायग्राम ना भी बनाओ तो इतनी चीज जरूर लिख लेना कि ओपन सिस्टम में बाउंड्री कैसी होती है? इमेजिनरी बाउंड्री, मास का भी चेंज होता है एंड हीट का भी चेंज होता है, एक्सचेंज, बोथ मास एंड हीट एक्सचेंज, ठीक है? चलो अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में दोबारा चाय है, लेकिन अब की बार इस चाय को मैंने क्या करा? कवर कर दिया। इस चाय के ऊपर मैंने एक ढक्कन रख दिया, लिड रख दी। ढक्कन को बोलते हैं लिड, ठीक है? मैंने इसके ऊपर एक लिड रख दी। अब ये बेटा बाउंड्री इमेजिनरी बाउंड्री है या फिजिकल बाउंड्री है? फिजिकल फिजिकल। फिजिकल रियल बाउंड्री है, ये फिजिकल बाउंड्री है। बेटा क्या अब इसमें से मास चेंज होगा? क्या चाय कम होगी इसमें से? नहीं मैम, चेंज नहीं होगा मास। नहीं मैम। मास का चेंज नहीं होगा। हीट जाएगी या नहीं जाएगी? थोड़ी देर बाद हीट का जाएगी चेंज मैम। होगा, यस, थोड़ी देर। तो होगी, चाय ठंडी तो होगी। मतलब कि हीट का चेंज तो होगा लेकिन मास का चेंज नहीं होगा। नहीं होगा। तो ऐसे में मास का चेंज कितना हो जाएगा? जीरो। डेल्टा मास इज इक्वल्स टू जीरो दिख रहा है बेटा? मतलब मास में नेट चेंज जीरो आएगा। मास जितना पहले था उतना ही अब रहेगा, लेकिन डेल्टा हीट जो है वो क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल्स टू जीरो। और बेटा ऐसे सिस्टम को बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड सिस्टम। एक है ओपन सिस्टम, एक है क्लोज्ड सिस्टम। समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके। अब थर्ड एग्जांपल, थर्ड में हमने क्या लिया? एक थर्मस फ्लास्क ले लिया, दिख रहा है? अब इस थर्मस फ्लास्क में कैसी बाउंड्री है? इंसुलेटेड। इंसुलेटेड भी बोल सकते हैं, या फिर हमने एक वर्ड सीखा है अभी, एडिएबैटिक। कैसी बाउंड्री है? एडिएबैटिक बाउंड्री। और बेटा क्या इससे हीट का ट्रांसफर होगा?
नहीं। क्या मास नहीं का होगा। ट्रांसफर होगा? नहीं। नहीं तो इसमें मास इन चेंज भी 0 हो जाता है और चेंज इन हीट भी 0 हो जाता है, और इस सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, यस समझ मैम। में आया? पक्का? तो हमारे पास कितने टाइप ऑफ सिस्टम हो गए बेटा? 3 टाइप ऑफ सिस्टम हो गए, 3 टाइप ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। तीनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया है यस मैम। यस मैम। सभी को? यस मैम। चलो, यस तो अब एक क्विकली जितना पढ़ा है उतने का रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ लिया थर्मोडायनामिक। थर्मोडायनामिक में एक सिस्टम होता है, सॉरी साक्षी क्या मैम कह रहे हो आप? एक बार मैम पीछे का लिखना है अच्छा थोड़ा। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके यस, प्लीज लिख लो आप। क्लियर हो गया? यस मैम। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। यस मैम। यस मैम। ओके ओके ओके, तो अब बेटा क्विकली रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा है। थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स में एक सिस्टम है, एक सराउंडिंग है, और उनके बीच में हीट ट्रांसफर होता है। तो सिस्टम होता है वो हमारा 3 टाइप का हो सकता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। चलो, अब एक क्विकली करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन, क्या बोलेंगे? क्विकली बताएंगे। देखो आपके सामने एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें से करेक्ट आंसर चुनना है। पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर सराउंडिंग। ऑब्जर्वेशन, उसको क्या बोलते हैं? सराउंडिंग। क्या बोलते हैं? सिस्टम। सराउंडिंग। सिस्टम, वेरी गुड, उसको क्या बोलेंगे? सिस्टम। चलो नेक्स्ट, वॉल सेपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। जो बाउंड्री। वॉल सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है, क्या बोलेंगे उसे? बाउंड्री। बाउंड्री। ओके, इंसुलेटेड बाउंड्री किस सिस्टम में होती है? इंसुलेटेड मतलब एडियाबैटिक बाउंड्री। सिस्टम में। वेरी गुड, आइसोलेटेड सिस्टम। अच्छा, अब पहचानो डेल्टा मास, चेंज इन मास 0 है, मास में कोई चेंज नहीं हो रहा, बट चेंज इन हीट इज नॉट इक्वल्स टू 0, हीट का ट्रांसफर हो रहा है। विच टाइप ऑफ सिस्टम? क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम। क्लोज बाउंड्री। वेरी गुड Closed वेरी गुड system. वेरी गुड। और अगर चेंज इन मास 0 है, मास का ही ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो, मतलब मास का भी ट्रांसफर हो रहा है तो, एडियाबैटिक। नहीं, मास का भी ट्रांसफर हो रहा है, जिसमें से चाय भी बाहर जा पा रही है, मास का भी ट्रांसफर हो रहा है। सिस्टम। जब डेल्टा मास इज इक्वल्स टू 0 का मतलब है ये चीज चेंज हो रही है, मास चेंज हो रहा है, तो कौन सा सिस्टम ओपन हुआ? सिस्टम। ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम। वेरी, कौन सा सिस्टम हुआ? ओपन सिस्टम। क्लियर हुआ यस मैम। सभी को? चलो ओके, वेरी गुड बेटा, मैं एक बार आप लोगों को आपकी बुक भी दिखा देती हूँ ताकि आप थोड़ा रिलेट कर सको, उसके बाद फिर हम आगे करते हैं। ये देखो, दिस इज योर चैप्टर केमिकल थर्मोडायनामिक्स। आई होप सबको बुक दिख रही है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस तो मैम। बेटा देखो, ये जैसे गैस है तो ये सिस्टम हो गया, और ये सिस्टम के आसपास सब सराउंडिंग हो गई है। ठीक है, ये देखो, a part of the universe under thermodynamic investigation is called the system, and all the other parts of the universe outside the system are called surroundings. तो बेसिकली पूरा यूनिवर्स जो है वो सिस्टम और सराउंडिंग का मिलके बना हुआ है। यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। तो बेटा एक ओपन सिस्टम है, जैसे इन लोगों से मैं चाय का एग्जांपल दे रही थी, तो बुक में कॉफी का एग्जांपल है कि हॉट कॉफी को हमने एक रूम में रख दिया है,
तो धीरे धीरे कॉफी कूल डाउन हो जाएगी, वाटर वेपर भी चेंज हो जाएंगे। तो ऐसा सिस्टम हमारा क्या है? ओपन सिस्टम। आप ध्यान से पढ़ोगे तो आप देखोगे इसमें लिखा हुआ है कि ओपन सिस्टम में बोथ एनर्जी एंड मैटर जो है वो सराउंडिंग्स के साथ एक्सचेंज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम के अंदर एनर्जी एक्सचेंज होती है लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं होता है। ठीक है, तो वो हमारा कैसा है? क्लोज सिस्टम। और आइसोलेटेड सिस्टम जिसके अंदर कोई एक्सचेंज नहीं होता, ना तो एनर्जी का ना मैटर का, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ओके, वेरी गुड। चलो बेटा, मूविंग फॉरवर्ड, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे विच इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। देखो दिख रहा है टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। यस मैम। एक सेकेंड रुकना बेटा। चलो, हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। बच्चा क्या होता है, जैसे मानो कोई एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, जैसे जैसे से कोई बच्चा बड़ा हो रहा है तो हमें कैसे पता चलता है कि उस बच्चे में चेंजेस आ रहे हैं? वो बच्चा बड़ा हो रहा है, कैसे पता चलता है आपको कि एक बच्चे में कुछ चेंजेस आ रहे हैं? आप क्या ऑब्जर्व करते हो जिससे आप कह सकते हो कि बच्चा चेंज आ रहा है इस बच्चे में? बताओ। उसका मास चेंज होता है, उसके हाँ, वेरी बिहेवियर गुड। उस बच्चे का वेट चेंज होता है। बिहेवियर गुड। और बताओ, और कैसे पता लगता है कि कोई चीज चेंज हो रही है, कोई ह्यूमन बीइंग में कोई चेंजेस आ रहे हैं? हाँ समा बोलो। वो टॉकिंग मैम। क्या बेटा? बोलने में भी मैम। समा मेरे को आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा, थोड़ा लाउड बोलो। मैम, बातों में मैम। अच्छा ठीक है। उज्ज्वला, आपके अकॉर्डिंग कैसे पता चलता है? मैम, उसकी हाइट भी चेंज होती वेरी गुड, उसकी हाइट चेंज होती है। ओके, कोमल, दिव्या, ऋतिका, बताओ आप लोग भी कुछ कुछ। और क्या चेंज होता है बेटा? मे बी उसकी आवाज चेंज हो जाती है, उसकी हाइट चेंज हो जाती है, वेट चेंज हो जाता है, उसका सोचने का तरीका चेंज हो जाता है, बाल बड़े हो जाते हैं, फेस कट चेंज हो जाता है। होता है ना ये सब चेंजेस? तो हम में आज भी आ रहे हैं ना? यस मैम। यस है। मैम। हम वो चीजें यस ऑब्जर्व मैम। नहीं कर पा रहे। लेकिन जब मैं एक नॉन लिविंग सिस्टम की बात कर रही हूँ तो उसमें तो मैं हाइट वेट की बात नहीं करती। उसके अंदर बेटा हम सिस्टम की जब चेंजेस को समझते हैं तो उसमें हम कुछ और प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, जैसे कि उसका टेम्परेचर, उसका प्रेशर, उसका वॉल्यूम, उसके नंबर ऑफ मोल्स, उसकी डेंसिटी, उसकी कंडक्टिविटी, मे बी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये सारे वर्ड सुने सुने लग रहे हैं। यस यस मैम। उसका रेजिस्टेंस। तो इन सब चीजों की वजह से हम एक उसको नापते हैं, मतलब हम उस सिस्टम को ऑब्जर्व करते हैं कि उस सिस्टम में कुछ चेंज आ रहा है क्या। अगर इन सब चीजों में कुछ चेंज आ रहा होगा, उसके टेम्परेचर में, उसके प्रेशर में, उसके वॉल्यूम में, उसकी एनर्जी में, डेंसिटी में कोई चेंज आ रहा होगा, तो हाँ हम समझेंगे कि सिस्टम भी बदल रहा है। अच्छा, अब एक बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना और बड़े ध्यान से आंसर करना, ठीक है? बिल्कुल एकदम फुल ऑन कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे। चलो, मानो कि यहाँ पर एक बड़ा सा बीकर है, ठीक है, और इस बीकर में मैंने 100 ml पानी ले लिया, ठीक है। तो मैं इस पानी की प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिख रही हूँ। इस पानी का वॉल्यूम है 100 ml। इस पानी का जो मास है, क्योंकि जो वाटर होता है उसकी डेंसिटी लगभग सेम ही होती है, तो इस पानी को वे करा तो इसका मास आया 100 ग्राम। इस पानी का टेम्परेचर
अभी दिल्ली में थोड़ी मौसम ठीक है, तो मान लेते हैं इस पानी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है। इस पानी पे जो प्रेशर लग रहा है बेटा वो 1 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर लग रहा है। इतनी बात समझ में आई? यस मैम। अच्छा, अब मैंने क्या करा बेटा, इस बीकर से इस पानी को दो छोटे छोटे बीकर्स में ट्रांसफर कर दिया। एक बीकर है ये ए, एक सेकेंड, मैं इरेज करती हूँ इसको दोबारा। प्लस ये दूसरा बी, ठीक है। इन दोनों बीकर्स में मैंने इस पानी को आधा आधा डिवाइड कर दिया, बिल्कुल आधा आधा इक्वल अमाउंट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये बीकर है ए और ये बीकर है बी, ठीक है, और ये हमारा मेन बीकर। अब मुझे बताओ कि बीकर ए में पानी का वॉल्यूम कितना होगा? 50 ml। 50 50 ml। होगा। वेरी गुड। बीकर बी में कितना होगा बेटा? 50 ml। 50 ml। अच्छा, मास कितना होगा बीकर ए में? 50 ग्राम। 50 ग्राम्स। और बीकर बी में? 50 ग्राम। 50 ग्राम्स। टेम्परेचर कितना होगा बीकर ए में? कितना? 35 डिग्री सेल्सियस। 17.5 डिग्री सेल्सियस। अच्छा ठीक है, बाकी बच्चे? 35 अच्छा एक डिग्री। बात बताओ, 35 डिग्री 35 सेल्सियस। डिग्री, अच्छा 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 अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं अपना हाथ 35 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में दूं और 17.5 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में दूं, तो क्या मुझे दोनों हाथों में सेम फील होगा या अलग फील होगा? अलग फील अलग होगा। अलग फील होगा। क्या फील होगा? 17.5 में कैसा फील होगा और 35 वाले में कैसा फील होगा? 17 इसमें थोड़ा में ज्यादा कोल्ड महसूस होगा एंड 35 में थोड़ा सा। 17.5 में थोड़ा ठंडा महसूस होगा और यस। 35 में सेम महसूस होगा। एक बात बताओ, अगर हम नहाते हुए बाल्टी में से, एक बाल्टी में से थोड़ा सा पानी दूसरी बाल्टी में डाल दें तो क्या वो ठंडा हो जाता है? नहीं होता मैम। नहीं मैम, सेम टेम्परेचर क्या रहता है? उतना ही सेम रहता रहता है। है ना। कितना अच्छा होता अगर ऐसा हो जाता। इतनी गर्मी हो रही है, पानी को बर्फ जमाने के लिए 0 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, आधा आधा करते चले जाते। पहले 50 डिग्री वाला टेम्परेचर लेते, थोड़ा पानी निकालते 25 डिग्री, और थोड़ा निकालते 12.5 डिग्री, और थोड़ा निकालते 6.5 डिग्री, और थोड़ा निकालते एकदम ही ठंडा पानी मिल जाता 3 डिग्री के अराउंड। पर क्या ऐसा होता है? सर्दियों में गीजर की या गर्म रोड की जरूरत नहीं पड़ती। एक बाल्टी में लेते 25 डिग्री, दूसरे में लेते 25 डिग्री, दोनों को मिलाते 50 डिग्री, और दो 50 को मिलाते पानी उबलने लग जाता 100 डिग्री। पर क्या ऐसा होता है? नहीं मैम, ऐसा नहीं होता। नहीं होता है। नहीं होता। जो हमारा टेम्परेचर है वो सेम रहता है। टेम्परेचर इसका भी कितना होगा? 35 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर इसका भी कितना होगा? 35 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर बताओ। आप एटमॉस्फेरिक 1 एटमॉस्फेरिक। 1 एटमॉस्फेयर बेटा। प्रेशर भी, जितना प्रेशर हवा का इस पे लग रहा है उतना ही प्रेशर इस पे लग रहा है, और उतना ही प्रेशर इस पे लग रहा है। तो प्रेशर भी क्या होगा? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हमसे ऊपर जो हवा है उसकी वजह से लग रहा है ना बेटा। यस मैम। तो इसका मतलब, अब हम देखें तो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जैसे कि वॉल्यूम या मास, जो डिपेंड करती हैं ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आ रही है बात बच्चे समझ में? जी मैम। लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं दैट डू नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये बात समझ में आई? यस यस। मैम। बेटा इसी बेसिस पर हमने हमारी प्रॉपर्टीज को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो प्रॉपर्टीज अमाउंट पे डिपेंड करती हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। और जो चीजें हमारे अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती उन्हें हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज।
क्लियर हुआ? यस मैम। Yes. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। यहां देखिए, एक सेकेंड। हाँ, देख, प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, properties which depends on the amount of the matter present in a system is called an extensive properties। लिख लेंगे बेटा ये डेफिनेशन। एग्जाम्पल, मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स, ये सब क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? प्रॉपर्टी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ सिस्टम। एक सिस्टम में कितना मैटर है उससे ये इंडिपेंडेंट होती है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। एग्जाम्पल, प्रेशर, टेम्परेचर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्पेसिफिक हीट एटसेट्रा। लिख लिया? हमें लिखना था क्या? हाँ, लिखना है। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज लिखो। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है बेटा, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी विद एग्जाम्पल। तो कर लोगे अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो? Yes, ma'am. सब बच्चे कर लेंगे? यस मैम। ओके, वेरी गुड। लिखा ये? मैम लिख रहे हैं। अच्छा बेटा, पूरा भी ना लिखो तो अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सिस्टम। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज विच डू नॉट, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ सिस्टम। अपने वर्ड्स में लिखकर तब भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं, ठीक है? बेटा आप लोग एक चीज भी देखो, यहाँ पे लिखी नहीं है बट मैं आपको यहाँ पर एक और चीज बता देती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रिलेटेड टू एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। देखो, आप चाहो तो यहाँ पर एक बॉक्स में एक और बात याद रख सकते हो, ये बॉक्स बनाकर लिख सकते हो आप एक बात। बेटा अगर कभी भी किसी भी प्रॉपर्टी के आगे स्पेसिफिक वर्ड लग जाए या मोलर वर्ड लग जाए तो वो प्रॉपर्टीज हमेशा इंटेंसिव होती है। कैसी होती है? इंटेंसिव। इंटेंसिव। मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिखती हूँ कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर मैं लिखती हूँ मोलर कंडक्टिविटी, क्या लिखती हूँ? मोलर कंडक्टिविटी, तो वो कैसी प्रॉपर्टी बन जाती है? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। मानो मैंने लिखा रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। पर अगर मैंने लिख दिया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो अगर एग्जाम में कभी भी आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाए और अगर कभी भी स्पेसिफिक वर्ड लिखा हुआ हो या मोलर वर्ड लिखा हुआ हो, तब तो पक्का ही समझ जाना है कि वो कैसी प्रॉपर्टी होगी? इंटेंसिव होगी। बात समझ में आ रही है? यस मैम। सेकेंड पॉइंट बेटा, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज इंटेंसिव। अगर कभी भी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को डिवाइड करके कोई प्रॉपर्टी बन रही है
फॉर एग्जाम्पल बेटा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी होती है मास अपॉन में वॉल्यूम। पढ़ा ये वाला फॉर्मूला कभी? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन में वॉल्यूम। यस मैम। अब बेटा मास कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। इन दोनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की रेशियो से बन रहा है डेंसिटी, तो डेंसिटी कैसी प्रॉपर्टी होगी? इंटेंसिव। ठीक है, जैसे प्रेशर होता है फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स आपकी एक्सटेंसिव है, एरिया भी एक्सटेंसिव है, इन दोनों का रेशियो प्रेशर कैसा हो जाता है? इंटेंसिव। ठीक है, चले आगे। यस मैम। मैम एक मिनट रुको। अच्छा अच्छा, रुक। हो गया, लिख लिया। मैम बस एक मिनट। सब बच्चे बोलेंगे ये बड़ा चैप्टर है, तो हम ये वाला चैप्टर में स्टार्टिंग के अंदर हम थोड़ा सा वो करें, धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। लेकिन आप साथ साथ प्रैक्टिस करोगे तो ही ये बहुत जरूरी है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे। इतना Yes. सारा टाइम नहीं लेना है। चलो लिखो क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एज एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे नाम लिखवा रही हूँ, आप सब लिख लो ये सारे नाम, ये इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और उसके बाद लिखकर और तब आप मेरे को बताओगे कि ये सारी प्रॉपर्टीज में एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी है और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी है। ठीक है, लो, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आप लिख लो। नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्कस करना है कि ये प्रॉपर्टीज आपकी एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है। मैम मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो। जब मतलब हम वाटर लेते हैं ट्रांसपेरेंट या स्टील के हम ग्लास वाटर में, लेते हैं। तो जो
हाँ, तो जो मतलब कुछ कुछ ज्यादा हीटेड भी होता है वाटर, कभी कभी हीटेड भी लेते हैं ज्यादा, मतलब ज्यादा टेम्परेचर वाला। तो हाँ उसमें हाँ से बाहर बाहर जो वाटर ड्रॉपलेट्स आते हैं वो हाँ। जो एनर्जी ट्रांसफर होती है उसकी वजह से आते हैं क्या, उसका कोई और रीजन है? बेटा वाटर ड्रॉपलेट्स हमारे इसलिए आते हैं, ये देखो, जैसे कि अगर आपने यहाँ पर अगर आपने एक बीकर लिया, ठीक है, एक सेकेंड, स्क्रीन दिख रही है ना आपको? यस मैम। तो बेटा मान लो मैंने ये बीकर लिया, अब इस बीकर पे क्या है, ये पानी है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट है मान लो बेटा 100 डिग्री सेल्सियस। मैम, हाँ। आपने जो होमवर्क दिया वो ही स्क्रीन दिख रही है, आप क्या? अलग, आपने जो होमवर्क दिया है वही स्क्रीन दिख रही है, अच्छा अलग वही जो। स्क्रीन दिख रही है, ओके ओके ओके, तो हाँ चलो रुको मैं उसी वाली स्क्रीन पे सिखा देती हूँ, बाद में इरेज कर दूंगी इस स्क्रीन से। मानो बेटा यहाँ पर एक बीकर है, अब ये दिख रहा है? मैम, मैं एक मिनट में रिजाइन करता हूँ, मुझे नहीं दिख रहा स्क्रीन। बाकी किसी को दिख रहा है अगर मैं स्क्रीन पे बीकर ड्रॉ कर रही हूँ तो? यस मैम, दिख रहा है। यस मैम, दिख रहा है। अच्छा चलो एक मिनट, सुजीत को फिर दोबारा ज्वाइन करने देते हैं। सुजीत आप देखो, आप दिख रहा है बीकर? सुजीत ही पूछ रहा था ना डाउट। हाँ मैम। 1 सेकंड का वेट करते हैं। बेटा अगर इतने बाकी बच्चों को लेफ्ट करना है तो वो लेफ्ट कर सकते हैं, अगर आपको होमवर्क समझ में आ गया है, आप लेफ्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है, गुड इवनिंग। और अगर आपको ये भी डाउट सुनकर जाना है तो आप लोग उठ सकते हैं। हम एक बार पिछली स्लाइड दिखा दीजिए। पिछली स्लाइड दिखा दूं? ये लो। सुजीत तो लेफ्ट करके वापस से नहीं आया। डाउट किसने पूछा था? स्वजीत ने। मुझे लग रहा है उसके नेटवर्क में या तो कोई एरर हो गया होगा, इसीलिए उसको तब स्क्रीन नहीं दिख रही। चलो कोई नहीं, आप ये स्क्रीन देख लो। चलो एग्जिट कर दो स्क्रीन। चलो कोई बात नहीं बेटा, गुड इवनिंग, टेक केयर, गुड इवनिंग मैम, बाय मैम। बाय।